Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट वाली जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा में क्या होता है? एम्फाइसीमा एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई का मतलब ये है कि हमारे पास जो एल्वेलाई की वॉल है, एल्वेलाई की अगर हम इनर लाइनिंग की बात करें तो वो हमारे पास बिल्कुल प्लेन नहीं है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स अंदर मौजूद होते हैं, फोल्डिंग्स होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सरफेस एरिया है एल्वेलाई के अंदर वो ज़्यादा होता है। सरफेस एरियाज जो है वो हाई होता है इन फोल्डिंग्स की वजह से। अब एम्फाइसीमा के अंदर होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एल्वेलाई की इनर लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इनर सरफेस एरिया हमारे पास वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। अब जब सरफेस एरिया कम होगा तो गैशियस एक्सचेंज भी कम होगा। यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज ज़्यादा होगा, गैशियस एक्सचेंज यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हमारे पास कम होगा। गैशियस एक्सचेंज हमारे पास यहाँ पे लेस होगा। अब हमारे पास ये जो एल्वेलाई के अंदर सरफेस एरिया कम हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है टोबैको स्मोकिंग, सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स, अगर हवा के अंदर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं और ऐसी हवा में सांस लिया जा रहा है तो उसकी वजह से जो एल्वेलाई की इनर लाइनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से एम्फेसेमा जो है उसके होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तीसरे अगर हम कॉज की बात करें तो वो उसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट तरह डस्ट पार्टिकल्स, वो भी एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर ही आ जाएंगे। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं एम्फाइसीमा की। अब इन पॉजिटिव एजेंट्स की वजह से होता क्या है, जब एल्वेलाई की इनर लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो यहाँ पे बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब गैशियस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई के सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, तो जब ब्लड कैपिलरीज और एल्वेलाई के दरमियान में गैशियस एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर ट्रैप हो जाती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल ट्रैप इनसाइड द एल्वेलाई। तो एल्वेलाई के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो सही तरह से बाहर नहीं आ पाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी तो ऑक्सीजन की यहाँ पे अंदर एंट्री के लिए और स्पेस नहीं होगी, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और गैशियस एक्सचेंज सही तरह से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन सी अलामात है जिससे हम इस बीमारी की तशख़ीस कर सकते हैं, तो इसकी अलामात में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में तंगी होगी, सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो उसमें हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है वेट लॉस, वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के अंदर ये बीमारी जो है वो स्टार्ट होती है होना या फिर काफ़ी हद तक जो है वो लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं एम्फाइसीमा की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जो पता है वो पेशेंट को उस वक़्त चलता है जब उसके जो लंग्स हैं 50 टू 70% डैमेज हो चुके होते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे इस बीमारी का जो है वो पता बहुत ही कम चलता है। हाँ, अगर आप रेगुलर अपना मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं तो वहाँ पे तो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लिया जाएगा कि लंग्स के अंदर जो है वो कोई डैमेज है, कोई मसला है। लेकिन अगर आप अपना प्रॉपर चेकअप नहीं करवा रहे हैं तो उस केस में जब इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होंगी तब 50 टू 70% जो पेशेंट का लंग है वो क्या हो चुका होगा, डैमेज हो चुका होगा। और जब पेशेंट का इतना ज़्यादा लंग्स जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे पास जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया है
इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, अगर एक लंग इस इन्फेक्शन की वजह से अफेक्ट होता है तो इसको निमोनिया कहते हैं, और अगर दोनों लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं तो हम इसको नाम देते हैं डबल निमोनिया का। अब इस निमोनिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है, इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो इसके कॉजेज़ में आ जाता है हमारे पास बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से भी निमोनिया होता है। इसके अलावा कुछ वायरसेस की वजह से भी निमोनिया होता है, और कुछ फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनिया हो जाता है। अब तीनों कॉजेटिव एजेंट क्या करते हैं, ये तीनों कॉजेटिव एजेंट एल्वेलाई में जाते हैं। ये हमारे पास एल्वेलाई है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एल्वेलाई जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन जब पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया वायरस या कोई भी फंजाई जो है लंग्स के अंदर जाके एल्वेलाई के अंदर सेटल हो जाता है, तो एल्वेलाई के अंदर यहाँ पे जो सारे का सारा एरिया है, ये एरिया पस से भर जाता है। यहाँ पे सारी क्या भर जाती है, पस। जब यहाँ पे पस भर जाती है तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज के लिए जो एरिया है वो कम हो जाता है, जो एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब गैसियस एक्सचेंज के लिए एरिया कम होगा, यहाँ पे सही तरह से गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ब्लड से जो ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो नहीं मूव कर पाएगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से बाहर उसको रिमूव करवाना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में पेशेंट जो है उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, और बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की सही सप्लाई नहीं मिल पाएगी जो कि बॉडी के सेल्स को चाहिए। इसके अलावा पेशेंट की अगर बात करें तो पेशेंट जो है उसका जो स्किन कलर है, स्किन कलर पेशेंट का चेंज हो जाएगा डस्की और पर्पलिश कलर का, यानी देखने से ऐसे लगेगा जैसे ना पर्पल सा और डस्की सा कलर है पेशेंट का। और ये ज़्यादातर जो है छोटे बच्चों को जो है निमोनिया अटैक करता है, लेकिन कई दफ़ा बड़ों के ऊपर भी जो इसका सीवियर अटैक होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसकी सिम्टम्स सबसे पहले हमारे पास आ जाती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाई फीवर, पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। इसके अलावा शिवरिंग है कपकपाहट, यानी पेशेंट जो है उसकी पूरी बॉडी जो वो कांपना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कफ है, खांसी का आना, ये सारी कुछ अलामात हैं निमोनिया की। अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को वैक्सीन्स देते हैं। ट्रीटमेंट में हम इसके क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं वैक्सीन्स, और वैक्सीन्स जो हैं वो क्या करेंगी, हेल्प करेंगी इस बीमारी को क्योर करने में। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि मरीज़ जो है जल्द से जल्द सेहतियाब हो सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि हमने डिस्कस करनी है वो है एस्थमा। नेक्स्ट हमारे पास जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है एस्थमा। एस्थमा जो है ये एक तरह की एलर्जी है। एस्थमा इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। अब इस एलर्जी की ये जो फॉर्म है इसमें होता क्या है, आपका जो इम्यून सिस्टम वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव का मतलब है, इम्यून सिस्टम का काम है कि जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी इंट्रूडर्स आते हैं, कोई भी ऐसी सब्सटेंस आती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ फाइट करता है और हमारी बॉडी को बचाता है किसी भी नुकसानदेह सब्सटेंस से, किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से, किसी फंगल इन्फेक्शन से। एस्थमा के पेशेंट्स में क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, और किसी भी तरह की एलर्जेंस में हमारे पास आ जाते हैं पोलन्स, इसमें हमारे पास आ जाता है परफ्यूम्स, इसमें हमारे पास आ जाता है स्मोक, इसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाते हैं कैट और डॉग के हेयर, और इसके अलावा बहुत सारे डस्ट आ जाता है, बहुत सारे एलर्जेंस हैं।
और भी इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ एलर्जेंस हैं जो इस्तेमाल पेशेंट्स जो है जिसके एक्सपोजर में आने से उन्हें जो है वो पैनिक अटैक्स आते हैं। अब आपका जो इम्यून सिस्टम है जो हाइपर सेंसिटिव है वो क्या करता है, जैसे ही इन एलर्जेंस में से कोई एक एलर्जन बॉडी के अंदर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर होता है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ट्रैकिया है, तो कोई भी एलर्जन अगर यहाँ से एंटर होता हुआ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर चला गया तो आपका इम्यून सिस्टम उस वक्त एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेगा। ये कोई भी पोलन आ गया फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से एंटर होता हुआ ट्रैकिया से ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के पास चला गया। अब बॉडी के आपके जो सेल्स हैं इन्होंने क्या रिलीज़ किया, एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामिन। अब जैसे ये हिस्टामिन रिलीज़ होता है तो इस केमिकल ने दो काम करने होते हैं, ये वेज़ोडाइलेटर है और ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है। वेज़ोडाइलेटर का मतलब है ये ब्लड वेजल्स को एक्सपेंड करवा देगा, चौड़ा कर देगा। ये ब्लड वेजल्स इतनी सी हैं तो इनको ये इतना चौड़ा कर देगा। और ब्रोंको कंस्ट्रक्टर का मतलब है ये ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, ब्रोंकाई जो है सिकुड़ जाएंगे। अब ये किस तरह से होता है, बॉडी के अंदर कोई एलर्जन आया, बॉडी के जो सेल्स हैं इम्यून सिस्टम है आपका उसने उस एलर्जन को एज आ फॉरेन पार्टिकल डिटेक्ट किया। बॉडी के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें मास्ट सेल्स कहते हैं, उन्होंने हिस्टामिन रिलीज़ किया। हिस्टामिन के रिलीज़ होने से क्या हुआ, आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स कहाँ पे हैं, एल्वेलाई के सराउंडिंग में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो ब्लड वेजल्स जो हैं वो एक्सपैंड होगी, उनके एक्सपैंड होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वाइट ब्लड सेल्स हैं दे विल मूव टूवर्ड्स द पोलन, जहाँ पे पोलन मौजूद है, जिस पैसेज वे में, जिस रास्ते में मौजूद है, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे जाएंगे और वाइट ब्लड सेल्स उस पोलन ग्रेन को या उस परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं या स्मोक या डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ जाके वहाँ पे उन्हें इनगल्फ करने की, उन्हें खाने की, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा प्रोसेस होगा वाइट ब्लड सेल्स और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान एक फ़ाइट होगी तो वहाँ पे जो हमें जो है इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे हो जाएगी इन्फ्लेमेशन। कहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, जहाँ पे एलर्जेंस गए वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और साथ साथ जो ब्रोंकाई है वो क्या कर जाएंगे, कॉन्स्ट्रक्ट। जब ब्रोंकाई सिकुड़ जाएंगे, कंस्ट्रक्ट कर जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्रोंकाई है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ गए। जैसे पोलन ग्रेन्स आए, ब्रोंकाई ने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ये कंस्ट्रक्ट होता हुआ किस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह का। अब जब ये कंस्ट्रक्ट हो गया, तंग हो गया, तो यहाँ से हवा के गुजरने का जो रास्ता है, ये वाला, ये जो कंस्ट्रक्टेड ब्रोंकाई है, इसमें से हवा के गुजरने का जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा। जब ये रास्ता तंग हो जाएगा तो एयर जो है उसको अंदर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करनी पड़ेगी तो जो अस्थमा का पेशेंट है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। अब अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसकी सिम्टम्स में हमारे पास कौन कौन सिम्टम्स हैं जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट वाली इसकी सिम्टम की बात करें तो हमारे पास होगी वीजिंग आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगी चेस्ट टाइटनेस। इसके अलावा कफ, और भी बहुत सारी सिम्टम्स इसकी है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में तंगी महसूस होगी। विजिंग का मतलब ये होता है कि जिस वक्त ब्रीथ आउट किया जाता है, यानी कि एयर को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, तो उस वक्त एक सीटी जैसी आवाज़ आएगी, विज़ की साउंड प्रोड्यूस होगी। चेस्ट टाइटनेस का मतलब है कि चेस्ट वाले एरिया में एक खिंचाव महसूस होगा, और कफ जो है वो भी इसकी एक सिम्टम है अस्थमा की। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, अब अस्थमा के अंदर क्योंकि पेशेंट की जो ब्रोंकाई है वो कंस्ट्रक्ट कर जाती है हिस्टामिन की वजह से, तो हम यहाँ पे मेडिसिन देंगे ब्रोंको डाइलेटर्स।
डायलेटर्स क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स ब्रोंकाई को दोबारा से डायलेट करवाएंगे, उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आएंगे ताकि दोबारा से वहाँ से जो एयर का पैसेज वे है वो क्लियर करवाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो आसानी से वहाँ पे मूव कर सके। और ये जो मेडिसिन होती हैं ब्रोंकोडायलेटर्स हैं किस शक्ल में दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे इनहेलर्स की शक्ल में। होप सो यहाँ तक आपको जो है ये अस्थमा का टॉपिक जो है वो समझ आ गया है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं वो है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर। अब कैंसर क्या होता है? अगर बॉडी के अंदर कोई भी जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बॉडी के अंदर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बन जाते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, तो इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को की वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है लंग्स कैंसर। अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर होता है जब बॉडी के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बनते हैं, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एक बड़ी वजह बनते हैं कैंसर की। अब ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स, एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स और एक को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो बॉडी में जहाँ पे बनते हैं वहीं पे रहते हैं, स्टे एट देयर ओरिजिनल लोकेशन। ओरिजिनल लोकेशन जहाँ पे बने, लंग्स में बने तो वहीं पे रहेंगे, हैंड पे बन गए, किडनी में बन गए, जहाँ पे भी ये ट्यूमर्स बनेंगे वहीं पे रहेंगे, बीमारी को फैलाएंगे नहीं। और जब ये डिटेक्ट हो जाते हैं तो सर्जरी के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए से इन्हें बॉडी से रिमूव करवा लिया जाता है। लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये कैंसरस होते हैं। कैंसरस का मतलब है ये अपनी जगह पे नहीं रहते बल्कि ये फैल जाते हैं, दे स्प्रेड इन द बॉडी, इन द बॉडी, ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैलते रहते हैं। अब लंग्स कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो अनकंट्रोल्ड किस्म की उनमें डिवीजन होती है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को ही हम कैंसर का नाम देते हैं। तो कैंसर बेसिकली क्या है? कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। अगर ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स लंग्स में हो रही है तो लंग कैंसर, अगर ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स किडनी में हो रही है तो किडनी का कैंसर, अगर ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स ब्लैडर में हो रही है तो ब्लैडर का कैंसर। बॉडी के जिस हिस्से में भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होगी बॉडी के उस हिस्से में हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो कैंसर है। अब अगर हम लंग्स कैंसर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर ट्यूमर्स बने हैं तो वो लंग्स तक ही जो है वो स्पेसिफिकली रहेंगे, वो आसपास के टिश्यूज़ तक भी इन्वेड करेंगे और वहाँ पे भी डैमेज करेंगे, वहाँ पे भी कैंसर को फैलाएंगे। अब अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनमें काफ़ी हद तक जो सिम्टम्स हैं वो सेम ही हैं। सबसे पहले लिखते हैं जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी आएगी। इसके अलावा है कफिंग, वेट लॉस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि जो पेशेंट है उसको जो है वो लंग्स का कैंसर है या किसी भी तरह की कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो फेस कर रहा है। अब अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें कि क्या क्या वजूहात हैं, आखिर क्यों होता है लंग्स कैंसर, तो सबसे बड़ी जो इसकी मेन वजह है वो है कार्सिनोजेंस, वो है कार्सिनोजेंस। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस ऐसे एजेंट्स हैं, एजेंट्स विच कॉज कैंसर, ऐसे एजेंट जिनकी वजह से कैंसर होता है। और ये कार्सिनोजेंस जो है इनका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सिगरेट का स्मोक। सिगरेट का जो स्मोक है, सिगरेट का जो धुआं है उसके अंदर तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस होते हैं, 50 कार्सिनोजेंस सिगरेट के स्मोक के अंदर। वैसे तो अगर हम बात करें तो तकरीबन 4000 केमिकल्स होते हैं
डिफरेंट टाइप के, 4000 केमिकल्स। और उन 4000 में से 50 तो डायरेक्टली ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेंस हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग है, और उनकी वजह से लंग कैंसर या किडनी या ब्लैडर या बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो लंग कैंसर की या किसी भी तरह के कैंसर की जो बड़ी वजह है वो सिगरेट का स्मोक है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद कॉजेज़ की बात करें तो उसमें हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं, इसकी वजह से भी कैंसर जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी लंग कैंसर के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। अच्छा, स्मोकिंग में एक जो होती है स्मोकिंग की टाइप, उसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग बहुत बड़ी वजह है लंग कैंसर की। पैसिव स्मोकिंग में क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अदर पर्सन्स स्मोकिंग। इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अदर पर्सन स्मोकिंग, इसका मतलब ये है कि आप किसी एक ऐसे इंसान के करीब बैठे हुए हैं जो स्मोकिंग कर रहा है। अब वो स्मोकिंग कर रहा है और स्मोकिंग की वजह दौरान वो जो धुआं रिलीज़ कर रहा है, आप उसकी जो बॉडी है वो उस धुएं के एक्सपोजर में आ रही है, यानी आप वो धुआं इनहेल कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो जो स्मोकर है वो अपने मुंह से जो कार्सिनोजेंस, जो स्मोक, जो धुआं रिलीज़ कर रहा है, हम वही धुआं इनहेल कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग में एक इंसान जो है वो खुद स्मोकिंग नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, सिर्फ़ और सिर्फ धुएँ को इनहेल करता है। और धुआं किस चीज़ का है जी, ऐसे इंसान की स्मोकिंग का जो आपके करीब बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। तो ये जो पैसिव स्मोकिंग है ये एक बहुत बड़ी वजह है कैंसर की। तो इसकी वजह से भी कैंसर के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई आसपास सिगरेट पी रहा है तो कोशिश करें कि या तो उस बंदे को रोक दें या फिर वहाँ से जो है आप साइड पे हो जाएं, क्योंकि वो इंसान अपने आप को तो नुकसान पहुँचा रहा है, साथ साथ जो लोग उसके करीब बैठे हैं पैसिव स्मोकिंग के एक्सपोजर में आ रहे हैं, वह भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है और उन्हें भी कैंसर के या बहुत सारी दूसरी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और उसने गवर्नमेंट को भी जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, तकरीबन तमाम कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें हदायत की है कि आप जो टोबैको स्मोकिंग की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन्हें अपने मुल्क में ना होने दें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ से रोका जा सके और उन्हें इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएं, ताकि उनमें आगाही आए और लोग इससे ना तो खुद अफेक्ट हों, ना ही आसपास दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इंसान जो स्मोकिंग कर रहा है और वो अपनी इस हैबिट को छोड़ देता है कि भई अब मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, तो उसकी बॉडी के अंदर जो उसके लंग्स हैं, अगर वो डैमेज हो चुके हैं तो वो लंग्स आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर हो जाएंगे और लंग कैंसर के या किसी भी तरह के कैंसर के या दूसरी डिसऑर्डर्स के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जो लंग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे और जो भी बॉडी के अंदर लंग्स में डैमेज है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर एनुअली जो डेथ रेट है वो है 1.3 मिलियन इंडिविजुअल्स जस्ट बिकॉज ऑफ लंग कैंसर, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ लंग्स के अंदर जो कैंसर है उसकी वजह से जो शरह अमवात है पूरी दुनिया के अंदर वो 1.3 मिलियन इंडिविजुअल्स है एक साल के अंदर। बॉडी के और हिस्सों में भी कैंसर की वजह से लोग मरते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ लंग कैंसर की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ लंग्स कैंसर द रेट ऑफ डेथ रेट इज़ सो हाई।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी लोगों को आगाही देनी चाहिए अपने आसपास, और उन्हें बताना चाहिए कि ये ना सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह है, बल्कि जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। होप सो यहाँ तक आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.